मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में पेश किया माली साल 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे। कहा कि मईशत कोरोना के चैलेंजों से आई बाहर, घरेलू मांग और सरमायाकारी में इजाफे की वजह से 2023-24 में मईशत 6% से 6.8% तक कर सकती है तरक्की। सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेज तरक्की करने वाली बड़ी मईशतों में रहेगा बरकरार। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारतीय मईशत की बहाली हुई मुकम्मल। नॉन बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर में बैलेंस शीट अब अच्छी हालत में। वबाई मर्ज से बहाली की बात करने के बजाय अब हमें अगले मरहले पर करनी होगी तवज्जो। हुकूमत मालियाती खसारे को कम करने की तरफ गामजन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तकरीर से हुआ बजट इजलास का आगाज। सदर ने हुकूमत की कामयाबियों का पेश किया हिसाब। कहा कि हुकूमत ने हमेशा मुल्क के मफाद को रखा मुकद्दम। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क डिजिटाइजेशन की वजह से बदउनवानी से हो रहा है पाक। बदउनवानी के खिलाफ जंग के लिए समाजी शऊर में हुआ इजाफा। आलमी सतह पर भारत के दई बदले हुए रवैये का भी किया जिक्र। कहा कि भारत अब दूसरों के मसाइल कर रहा है हल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल में न सिर्फ मुल्क की बल्कि पूरे दुनिया की तवज्जो भारत के बजट पर है मरकूज। कल पेश किए जाने वाले बजट के अवाम दोस्त होने का दिलाया यकीन। ऑपोजिशन से की ऐवान का काम खुश उसलूबी से चलाने की अपील। कहा कि तकरार के साथ तकरीर भी है जरूरी। गिरती हुई आलमी तरक्की के खदशात के दरमियान बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने एक बार फिर भारतीय मईशत पर एतमाद का किया इजहार। साल 2023 में भारत के लिए 6.1% इक़्तिसादी शरह तरक्की का लगाया तखमीना। IMF ने कहा कि भारत बना रहेगा दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत। भारत की इफ़राते ज़र की शरह में कमी की भी पेशगोई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर का मुतालबा किया मुस्तरद। रूस के खिलाफ जंग में F-16 लड़ाका तैयारा देने का किया इनकार। और पाकिस्तान के शहर पेशावर में मस्जिद पर खुदकुश हमले में अब तक 90 से ज्यादा अफराद जा बहक, 150 से ज्यादा जख्मी। तहरीक तालिबान को करार दिया जा रहा है हमले का जिम्मेदार। भारत ने अहले खाना को पेश किया खराज अकीदत। पेशावर खुदकुश हमले के मुतासरीन से दिली हमदर्दी का किया इजहार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में इक़्तिसादी सर्वे 2022-23 पेश किया। सर्वे में मईशत में तेजी की बात की गई है। सर्वे में कहा गया है कि 2023-24 में मईशत के 6 से 6.8% की शरह नमू मुतवक्के है, जिसकी वजह से ऊंची घरेलू मांग और सरमायाकारी में इजाफा है। अगले माली साल के दौरान वस्त साल की शरह इफ़राते ज़र की 4.5% रहने का कयास लगाया गया है। इक़्तिसादी सर्वे में रवा माली साल में इक़्तिसादी शरह तरक्की 7% रहने का अंदाजा लगाया गया है। ये शरह दिसंबर में रिजर्व बैंक के तखमीने 6.6% की शरह से ज्यादा है। 7% की इक़्तिसादी शरह नमू को मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की की तेज रफ्तारी के तौर पर देखा जा सकता है। काबिल जिक्र है कि कोविड चैलेंजों और बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी सुस्त रवी के दरमियान भारत मुसलसल इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार की तरफ लौट रहा है। ताहम अमेरिकी फेडरल रिजर्व की वजह से सूदी शरह में इजाफे की वजह से रुपए की कदर में मुसलसल कमी के चैलेंज को भी इक़्तिसादी सर्वे में खास तौर पर जहन में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर खजाना की तरफ से लोकसभा में इक़्तिसादी जायजा पेश करने के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में जो तरक्की हुई है वो सिर्फ माशी तरक्की तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत वसी है। The reforms of the last 8 years basically spans multiple dimensions. It is not purely about economic reforms for higher growth. It is also about inclusive growth, financial inclusion,
banking cleanup, the creation of the digital public infrastructure and contribution to healthy India, ease of living, physical infrastructure creation, facilitating investments, transparent taxes and tax administration, ease of doing business, and farmers' welfare. So broadly speaking, about 10 areas we have covered here. These reforms were happening even as the banking cleanup was going on. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि मईशत की बहाली मुकम्मल हो चुकी है। नॉन बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर के पास अब सेहतमंद बैलेंस शीट है। उन्होंने कहा कि अब वबाई मर्ज से बहाली की बात करने के बजाय अगले मरहले की तरफ तवज्जो मरकूज करनी होगी। The survey looks ahead to the medium term because the pandemic response and recovery phase is over. In fact, Chapter 1, the title itself says, State of the Economy, Recovery Complete. And therefore, after a long time, we have banking, non-banking and corporate sectors with healthy balance sheets, and they are ready to borrow and lend and invest. So we don't have to speak about pandemic recovery anymore. We have to look ahead to the next phase of India's economic growth process. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान न सिर्फ हुकूमती इखराजात का मयार बेहतर हुआ है, बल्कि हुकूमत अपने अदद-ओ-शुमार पहले से ज्यादा शफाफ हो गए हैं और इसका बड़े पैमाने पर असर हुआ है। It is not about the government doing things for the people, but also involving people in the process. Everybody is a participant in the development process. That is why it is Sabka Saath, Sabka Vikas. So it is not just a government being an enabler, but government being a partner to economic growth. It is not just about the quality of expenditure improvement. The way the government has become more transparent with respect to the budget deficit numbers, the prudential assumptions being made for budget deficit calculations, etc., expenditure management, making sure that public procurement has been is transparent and enables everyone to compete and have a fair shot at becoming a supplier to the government. All these things are part of fiscal and public expenditure management. माली साल 2022 में एफडीआई की आमद 21.3 बिलियन डॉलर थी, जो 2021 से 76% ज्यादा है। 2021 में भारतीय दवाओं की बरामद में 24% इजाफा हुआ। सितंबर 2022 तक फार्मा सेक्टर में मजमूई एफडीआई 20 मिलियन डॉलर का हिस्सा उबूर कर गया। आगे बढ़ते हैं, जहां इससे पहले बजट इजलास का आगाज पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का ये पहला खिताब है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में हुकूमत की हुसूलियाबियां पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमेशा मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत के तकरीबन 9 साल में आज हर भारत में एतमाद की फिजा अपने उरूज पर है और दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल गया है। मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत को भी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपनी खुद की जिम्मेदारियों को पूरा करने का अहल हो। 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता
और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क को डिजिटलाइजेशन की वजह से करप्शन से आजादी मिल रही है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी के खिलाफ जंग में समाज में नुमाया तब्दीली आई है। भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क में 11 करोड़ छोटे किसान हैं जिन्हें हर तरह से बाइख्तियार और खुशहाल बनाया जा रहा है। मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी है। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। आप इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक की मदद दी गई। खास बात यह है कि इन लाभार्थियों में लगभग 3 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। इससे अभी तक लगभग 54,000 करोड़ रुपया महिला किसानों को मिल चुकी है। इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, सोयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की कवरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। किसानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना से लेकर फसलों के एमएसपी में वृद्धि करते हुए मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी। सदर जमहूरिया ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बिला तफरीक हर तबके के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में हुकूमत की कोशिशों से बहुत सी बुनियादी सहूलतें या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी हैं या इस हदफ के बहुत करीब हैं। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। सदर जमहूरिया ने कहा कि पहले टैक्स रिफंड का तवील इंतजार करना पड़ता था। आज आईटीआर दाखिल करने के चंद दिनों के अंदर रकम की वापसी मौसूल हो जाती है। उन्होंने कहा कि शफाफियत के साथ साथ जीएसटी के जरिए टैक्स दहंदगान के एतमाद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। जीएसटी से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर 1 नेशन 1 राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया। डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। अब तो पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट करती है कि ऐसा योजना और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट के बजट इजलास के आगाज से कबल पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि ये मौजूदा सदर जमहूरिया का पहला खिताब है। बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा आलमी मंजरनामे में न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो भारत के बजट की तरफ है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि कल पेश किया जाने वाला बजट भारत के आवाम की उम्मीदों और तवक्कात पर पूरा उतरेगा। भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई में ताउन की अपील करी। उन्होंने कहा कि तकरार के साथ तकरीर भी जरूरी है। इस बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने आज आलमी मईशत और भारतीय मईशत के हवाले से एक बहुत अहम बयान दिया है। आलमी मईशत के हवाले से IMF ने बताया कि साल 2023 में आलमी शरह-ए-नमू पहले से कम रहने का इम्कान है। IMF के मुताबिक साल 2023 में आलमी मईशत 2.9% की शरह से तरक्की करेगी। साथ ही 2022 में इसका तखमीना 3.4% था। दूसरी जानिब अगर हम साल 2024 की बात करें तो आलमी मईशत में एक बार फिर तेजी देखने में आ सकती है और ये 3.1% की शरह से तरक्की कर सकती है। दूसरी तरफ भारत की मईशत की बात करें तो ये इस सहमाही में दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत होगी। भारत की मईशत मौजूदा सहमाही में 6.8% की शरह से तरक्की कर रही है, जो अगले माली साल की पहली सहमाही में 6.1% रहने का इम्कान है। भारतीय मईशत के बारे में एक अहम बयान देते हुए IMF ने कहा है कि भारतीय मईशत अक्टूबर-दिसंबर की आखिरी सहमाही और जनवरी-मार्च की सहमाही में 6.8% की शरह से तरक्की करेगी। इसके बाद अगले माली साल 2023-24 की पहली सहमाही में भारत की GDP में कमी रिकॉर्ड की जाएगी और ये 6.1% की शरह से बढ़ेगी। इस कमी के बाद भी भारतीय मईशत आलमी मईशत के लिए रोशन इम्कानात के तौर पर काम करेगी। और इसके साथ ही IMF ने यह भी कहा है कि माली साल 2025 में भारत की मईशत एक बार फिर से 6.8% की शरह से तरक्की करेगी। ऐसे में कई बैरूनी अवामिल भी इसमें शामिल होंगे।
आईएमएफ ने भारत में महंगाई के हवाले से आज एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 31 मार्च तक महंगाई की मौजूदा शरह 6.8% से कम होकर 5% तक आ सकती है। इसके बाद भी महंगाई में कमी जारी रहेगी और आइंदा साल यानी कि 2024 तक ये 4% तक कम हो सकती है। आईएमएफ के तहकीकी शोबे के सरबराह ने कहा कि दीगर ममालिक को भी भारत में महंगाई की शरह में कमी की तवक्को है और ये मार्च 2022 तक महंगाई की मौजूदा शरह 6.8% से कम होकर 5% तक आ सकती है। साथ ही 2024 तक ये 4% तक जाने की उम्मीद है। आईएमएफ की जानिब से जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की 84% ममालिक में 2022 के मुकाबले 2023 में महंगाई की शरह में कमी देखने में आएगी। आलमी अफराते ज़र की शरह भी 2022 में औसत 8.8% से कम होकर 2023 में 6.6% और 2024 में 4.3% तक जा सकती है। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि दुनिया में महंगाई में कमी की बड़ी वजह बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल और अशिया की कीमतों में कमी है। नीज दुनिया के मरकजी बैंकों की जानिब से शरह सूद में इजाफे ने भी शरह इफराते ज़र को कम करने में अहम किरदार अदा किया है। नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल आज से शुरू हुआ। उम्मीदवार 7 फरवरी तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 8 फरवरी को होगी और 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पोलिंग 27 फरवरी को होगी और वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। कुल 13,17,632 राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। वोटर लिस्ट में 24,689 नए राय दहिंदगान को शामिल किया गया है। G20 ममालिक के तालीमी ग्रुप की पहली मीटिंग यकुम और 2 फरवरी को चेन्नई में होगी। चेन्नई में मुनक़िद होने वाली मीटिंग में खास तौर पर हाइब्रिड तालीम के तनाजुर में बुनियादी ख्वानदगी और आददुलशुमार को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज होगी। मीटिंग में बिलखुसूस टेक्नोलॉजी पर मबनी तालीम को हर सतह पर मजीद जामे, मयारी और बाहमी ताउन पर मबनी बनाया जाना शामिल है। और इसके अलावा EDWG की मीटिंग में सलाहियत साजी, मुस्तकबिल में रोजगार के मौके पेश नजर, हमेशा सीखने के अमल को फरोग देने, तहकीकी शोबे को मजबूत बनाने और भरपूर ताबून और शराकत दारी के जरिए इख्तरात को फरोग देने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। बैनुल-अक़वामी खबरों में पाकिस्तान के पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में एक मस्जिद में हुए खुदकुश बम धमाके में महलूकीन की तादाद बढ़कर 90 से ज्यादा हो गई है, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। धमाका उस वक्त हुआ कि जब ज़ोहर की नमाज के लिए बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में जमा हुए थे। मस्जिद के अंदर तकरीबन 400 अफराद थे। धमाके की वजह से मस्जिद का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। इसी दौरान दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए मुतासरीन का इलाज कराने को कहा है। उन्होंने हमले में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो अपना F-16 जंगी तैयारा यूक्रेन को नहीं देंगे। यूक्रेन के वजीर दिफा ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिका और जर्मनी से जंगी टैंक की सप्लाई होने के बाद वो मगरबी ममालिक से F-16 जैसे 4th जनरेशन के जंगी तैयारों की सप्लाई की बात करेंगे। बाइडेन ने कहा कि वो पोलैंड का दौरा करेंगे, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो दौरा कब करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन हो रहा है कि यूक्रेन में जंग की शुरुआत के 1 बरस मुकम्मल होने पर वो यूरोप का दौरा करेंगे। रूस ने यूक्रेन पर पिछले साल 24 फरवरी को हमला किया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ अपनी जंगी कोशिशों को मजीद मजबूत करने के लिए अमेरिका से जंगी तैयारी की मदद मांगी थी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत की अंडर 19 खवातीन टीम के साउथ अफ्रीका में तारीख रकम करने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने एक और बड़ा ऐलान किया है। जय शाह ने पीर को ऐलान किया कि भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और BCCI 1 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी
स्टेडियम में आलमी कप चैंपियन अंडर 19 खवातीन टीम को मुबारकबाद पेश करेगी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने ट्वीट में लिखा है कि नौजवान क्रिकेटरों ने भारत का सर फख्र से बुलंद किया है और हम उनकी हुसूलियाबियों पर उन्हें एजाज से नवाजेंगे। भारतीय खवातीन अंडर 19 टीम ने इतवार को पहला खवातीन T20 आलमी कप जीतकर तारीख रकम की है। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ये कामयाबी हासिल की है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम को आज लोकसभा में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने टीम की जीत को उनकी अथक कोशिशों का नतीजा करार दिया और मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। महिला क्रिकेट टीम ने 29 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीता है। ये सभा भारतीय महिला क्रिकेट टीम को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई देती है। उनकी इस विजय से युवा खिलाड़ियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। सदन अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों को बधाई और उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने सह मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त देती है। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट पर 94 रन बनाए। भारत की जानिब से दीप्ति शर्मा ने 3 और पूजा वस्तराकर ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में भारतीय टीम ने यह हदफ 13.5 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हुकूमत तमाम उम्र के अफराद के लिए तंदुरुस्ती, मुतवाज़न ग़िज़ा और ज़हनी सेहत की अहमियत पर तवज्जो दे रही है। भारतीय बॉक्सर निखत ज़रीन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान बाजरे को फ़रोग़ देने के लिए ज्वार वाली ग़िज़ा का लुत्फ़ उठाया। में आई हूँ, यहाँ पे आज हमें मिलेट का डाइट सर्व किया है। हमें इडली, प्रोटीन बार और कई चीज़ें जो हमें सर्व की थी। बहुत अच्छा लगा खा के मुझे। मैं खुद अपनी डाइट में मिलेट्स यूज़ करती हूँ और लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी खाएं और तंदुरुस्त रहें। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताते हैं